आ गया। नमस्कार। नम, नमस्ते प्रिया जी, स्वागत नमस्ते। है आप। नमस्कार मैडम। स्वागत है आज आपका बिहार एट 9 पे, जहां हम हर फ्राइडे को एक नई शख्सियत के साथ मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ साहित्यिक ठोस परिणाम निकालते हैं। तो आज हमारी बातचीत में शामिल है पुष्पई, मैत्री पुष्पा। मुझे लगता है ये किसी नाम या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनके नाम के आगे स्वयं पुष्पा लगा है, जो पुष्प की मानिंद है। तो मुझे लगता है और मेरे तमाम दर्शकों को भी लगता है कि मैत्री पुष्पा मैडम की पहचान की आवश्यकता नहीं है, स्वयं इतना जाना पहचाना और बड़ा नाम है। तो शुरुआत करते हैं कि गंभीर होकर बस बिलखती रही जिंदगी, गंभीर होकर बस बिलखती रही जिंदगी, किताबों के पन्नों सी पलटती रही जिंदगी, शब्दों ने इसमें मिलकर चरित्र बना डाला, शब्दों ने इसमें मिलकर चरित्र बना डाला, एक ही किताब में सिमटती रही जिंदगी। किस्से कहानियां सब इकट्ठा तो हैं, किस्से कहानियां सब इकट्ठा तो हैं, इसमें कई पयाम देकर भटकती रही जिंदगी, गेसुओं की दरकार नहीं इस बेनजीर को, इश्क के इब्दता में उलझती रही जिंदगी, कांच के टुकड़ों पर कारीगरी दिखाती वह इबादत इबादत के शाख से बिखरती रही जिंदगी। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का, तमाम सुधी जनों का और साहित्य से लगाव और जुड़ाव रखने वाले लोगों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज ये हमारा स्पेशल एपिसोड है, थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, हमने विलंब से ये कार्यक्रम शुरू किया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। आज हमारे साथ हैं मैत्री पुष्पा जी, हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, लेखिका हैं और इन्होंने अपनी लेखनी में ग्रामीण भारत को साकार किया है। ये लगातार अपनी लेखनी उठाती रही हैं, चलाती रही हैं और ग्रामीण भारत के कई चरित्रों को उन्होंने अपने लेखन से सजाया है। इनके लेखन में ब्रज और बुंदेली दोनों संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है। और अगर हम इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है और वहां से उनका सफर उच्च शिक्षा होते हुए ये झांसी पहुंचा और फिर झांसी से दिल्ली। और इन्होंने स्त्री विमर्श पे आधारित और ग्रामीण स्त्री को लेकर उसकी भूमिका को केंद्र में रखते हुए तमाम अपनी कृतियां रची हैं। चूंकि हमने पहले ही बताया कि इनके लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों ही संस्कृतियों का एक विशेष योगदान है और एक समन्वय दिखता है। तो अगर हम मैत्री जी के पुरस्कारों की श्रेणी की बात करें कि इनको किस तरह के पुरस्कार मिले हैं, तो पुरस्कारों में इन्हें रांगे राघव पुरस्कार, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, तमाम ऐसे पुरस्कार मिले हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है और जिसपे अगर हम चर्चा करें तो एक लंबी शाम गुजर जाएगी। मैत्री जी की आरंभिक शिक्षा हुई है यूपी, जहां इन्होंने काफी लंबे समय तक अपनी बुनियादी शिक्षा हासिल की। फिर ये दिल्ली आई, उच्च शिक्षा लिया इन्होंने और फिर लगातार यहीं पे सक्रिय रही। कुछ दिनों तक ये हिंदी अकादमी दिल्ली में साहित्य में उपाध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रही और इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति सम्मान मिला है। कहानी फैसला में कथा पुरस्कार मिला है और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह देव सम्मान, वनमाली सम्मान, बेतवा बहती रही इस उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश ने इन्हें प्रेमचंद सम्मान दिया है। और इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो खासी लोकप्रियता जिसने बटोरी है, जिसमें खासतौर से कस्तूरी कुंडल बसे, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, गुड़िया भीतर गुड़िया, और ये मेरे ख्याल से गुड़िया भीतर गुड़िया तो सभी ने पढ़ा है, बहुत अच्छी कृति है। और इसमें ग्रामीण अंचल की जिस तरह की चीजों को रखा गया है बेबाकी के साथ। मैत्री जी अपने निर्भीक लेखन और बेबाक बयानी के लिए कभी राजेंद्र यादव तो कभी हंस के बहाने, कभी अपने निजी पलों को केटती रही और लगातार सुर्खियों में रही। मुझे लगता है मैत्री जी ने लगातार एक निर्भीकता के साथ कलम चलाया है, लेखनी में लगातार लिखती रही हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप को झेलती रही हैं, लेकिन ये हारी नहीं और ये लगातार निर्भीक और निर्भीक होकर लिखती रही। तो आइए आज इस शख्सियत से बातचीत करते हैं, कुछ सवालात रखते हैं, कुछ उसके जवाब भी लेते हैं और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की एकमात्र लेखिका के रूप में स्थापित आज इस एक कवित्री, कथाकार, साहित्यकार से बातचीत करते हैं। तो स्वागत है मैत्री पुष्पा मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका तो आभार, मुझे यहाँ बुलाया। जी जी जी। तो मैडम शुरुआत करते हैं कि ये सफर कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा बचपन की चीजों को लेकर आप साझा करें। बचपन कहाँ बीता और कैसे दिल्ली आना हुआ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये सफर जो जद्दोजहद भरा रहा, संघर्ष भरा रहा, दिल्ली आना कैसे हुआ।
दिल्ली दिल्ली तो दूर थी बहुत, मेरे से मुझसे बहुत दूर थी दिल्ली। बचपन गांव में ही बीता, उसके बाद किशोरावस्था आती है, वो भी गांव में बीती, और फिर किशोरावस्था के बाद जब विवाह होता है तब फिर शहर में आए। यूं तो पढ़ते हुए भी शहर में थे, झांसी शहर में थे, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि शहर में रहते हुए शहर में रम गए हो, ऐसा कुछ नहीं था। वहां भी एक ग्रामीण लड़की की तरह ही पढ़ती रही, और उसी परिवेश को जीती भी रही। तो ये था। उस शादी के बाद तो फिर लड़की का जीवन मेरे ख्याल में तो दूसरा ही हो जाता है। गांव से शहरी हुआ, और पति जब दिल्ली आए तो जाहिर है मैं पत्नी के रूप में दिल्ली आई। मैं दिल्ली तो आई, और दिल्ली में तब से अब तक रही भी हूँ, लगभग 45 साल हो गए यहाँ। लेकिन मैं दिल्ली की हो नहीं पाई, ये मेरे साथ दिक्कत रही है। क्योंकि आप जितनी भी रचनाएं देखेंगी तो वो गांव से ही संबंधित हैं। मैं शरीर से जरूर दिल्ली में रही, लेकिन मेरा मन जो है वो गांव के बीच ही घूमता रहा। गांव की जो दिक्कतें हैं, गांव की जो स्थितियां हैं, गांव के जो उत्सव हैं, हर चीज खुशी, हंसी खुशी, ये दुख उत्सव त्योहार। शोक, सारे हम्म। पर्व त्योहार जिसे संस्कृति कहते हैं, वो उस सब को मैं भूली नहीं, बल्कि भूलती कैसे, मैं बराबर उनसे संबंध रखती रही, संपर्क रखती रही। जैसे लड़की मायके जाती है ऐसे जाती रही, और जाने कितनी कहानियां, कितनी स्त्रियां, कितना वो समाज मेरे नजदीक रहा। मतलब मैं उस समाज में ही रहती रही, लेकिन मेरा शरीर तो दिल्ली में था। तो ये मेरे साथ बिल्कुल। घटित हुआ। मैत्री जी, आपकी रचनाओं में जहाँ एक और उत्पीड़न है, यातना और अपमान का जो एक प्रत्यक्ष चित्रण मिलता है, खास तौर से जब आप लिखती हैं, वो उसमें तमाम ऐसे चरित्रों को गढ़ा गया है, साकार किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से या अंचल क्षेत्र से कहीं न कहीं आते हैं। आप उन चरित्रों में उन्होंने आपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान जैसी ऊर्जा को अंतर्मन में बिठाने का कार्य किया है। वे रूढ़िवादी जो आपके जो चरित्र हैं, वे रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े वर्चस्ववादी समाज को सोते से जगाने का काम करते दिखाई देते हैं। तो ये कैसे हुआ? आपने एक बुंदेलखंड की माटी में पली-बड़ी मैत्री जी ने समाज की उस सोच को कैसे बदलने की कोशिश की, जहाँ स्त्री को केवल एक गुड़िया के तौर पे देखा जाता रहा, उसे एक सिर्फ सजने और संवरने वाली गुड़िया माना जाता रहा। वे समाज की सबसे हाशिए पर खड़ी एक महिला है, स्त्री है, और खासकर उस महिला की बात तब मैं करती हूँ जब आप ग्रामीण क्षेत्र और अंचल की महिला की बात करती हैं। शहरों की महिलाएं तो फिर भी सशक्त हुई है, बट ग्रामीण इलाके में महिलाएं आज भी हाशिए पर है। तो उन्हें उस समाज की सोच को तोड़ने में आपकी रचनाओं ने बहुत ही बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो सफल रही हैं रचनाएं। और उन्होंने अपने लेखन के आपने अपने लेखन के माध्यम से स्त्री को उसके अस्तित्व से परिचित कराया है। ये एक बहुत बड़ी महती सफलता रही है आपकी स्त्रियों को पहचान दिलाने के रूप में। तो ये कैसे रहा? आपने सामाजिक रीतियों से लड़ाई की, कुरीतियों से लड़ाई की, और अनेक पक्षों को अपनी कथाओं और कहानियों में समेटा है। जो जिसे जिसे हमारा समाज स्त्री को अयोग्य ठहराता रहा है, लेकिन आपने हमेशा अपनी लेखनी के ज़रिए उसको पहचान दी है। तो ये साहित्यिक और आप हमेशा अपनी लेखनी के लिए चर्चा में भी रही हैं। तो कैसे आजकल जहाँ अपनी कलम के माध्यम से आम मध्यम वर्गीय और शहरी चरित्रों को उठाते हैं, आपने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ही क्यों उठाया? ऐसा क्या खास था? पहली बात तो वही मान लो कि मेरा जो जीवन है वो ग्रामीण ही समझ लो। दूसरी बात ये है कि मुझे जो मैंने साहित्य देखा था यहाँ पर, तो उसमें कहीं ग्रामीण स्त्री थी नहीं। पुरुषों की कलम से आई भी थी तो वो अपने उस रूप में नहीं थी जिस रूप में होती है। तो जी। मैं, जाहिर है कि एक स्त्री होने के नाते मैं उनके बहुत नजदीक थी। तब मुझे लगा कि नहीं, ये बातें नहीं हैं जो लिखी गई हैं, वो काफी नहीं है। ये तो जो स्त्री है गांव की, वो वो नहीं है जो ये चरितार्थ कर रहे हैं या उसको जिस तरह से पेंट कर रहे हैं, वो नहीं है।
पूरी तरह इन्होंने देखा नहीं है उसको। तो जी तब जी मैंने लिखना शुरू किया कि बहुत जरूरी है उसका जो मूल चरित्र है, जो उसकी तस्वीर है, और जो उसकी जद्दोजहद है, उसको लाना बहुत जरूरी है। जी, आपने तो आपने मेरे ख्याल से कहीं ये कोट भी किया है कि आप लिखती हैं कि मुझे स्त्री जीवन की वह छवि नहीं पेश करनी है जो मर्यादा, शील, शुचिता और इज्जत के नाम पे स्त्री की नकली तस्वीर पेश करती हो। आपने कहीं ये भी कहा था किसी मंच से कि नहीं, इसके विपरीत मैं स्त्री की ऐसी सशक्त तस्वीर पेश करना चाहती हूँ जिसमें वो एक पुरुष के वर्चस्ववादी समाज से लोहा लेती नजर आए। तो और चूंकि आपने इसको कर भी दिखाया है, आपने अपनी लेखनी के माध्यम से इसको बहुत सशक्त तरीके से उकेरा है, और स्त्री के प्रति जो एक संकुचन की भावना थी हमारे समाज में, उसको आपने उस जड़ता को तोड़ा है, और लगातार आप स्त्रियों को हाशिए से मुख्य धारा में समेटने की कोशिश करती रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि हाल के दिनों में स्त्री विमर्श में भारतीय स्त्री की क्या तस्वीर है, क्या मानती हैं आप? अगर वही मैं जो मानती हूँ वही मैंने कहा भी है, वही मैंने लिखा भी है। एक तो बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे यहाँ कि गांव की स्त्री को हम अनपढ़ के साथ मूर्ख भी समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं होती। जी जी वो हाँ, वो जो है यहाँ जो स्त्री चाहे तो किताब के पन्नों पे आ रही है, चाहे तो स्त्री विमर्श में आ रही है, चाहे तो यहाँ जितने भी जो 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 जितने भी चीज जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई होती है, मान लीजिए वो नहीं होती, ये सब चीजें उसके पास नहीं है, लेकिन जी उसके पास एक बेबाकी है, एक निडरता भी है। शहरों के मुकाबले, शहरों की स्त्रियों के मुकाबले वो स्त्री थोड़ी निर्भीक होती है, ज्यादा निर्भीक होती है, और बेबाकी होती है, वो छिपाती नहीं है, वो छद्म नहीं करती है। यहाँ तो हम अपने घर से दूसरे घर का ही पता नहीं कर सकते कि क्या है। गांव में जाइए, हम्म। आपको जाते ही 10 कहानियां मिलेंगी वहां हैं। आत्म केंद्रित जीवन हो गया है यहाँ। हाँ, सारे सारे समाज की वहां पर कहानियां 10 मिल जाएंगी आपको 2 घंटे में। 2 घंटे में जी मिल जी। जाएंगे। यहाँ आप छानते रहिए, आदमी यहाँ खुलता नहीं है। आदमी यहाँ हम्म। अपने आप में बंद है। स्त्रियां भी अपने आप में बंद हैं, क्योंकि वो एक फैशन के तहत वो अपने आप में चुप रहती हैं, बंद रहती हैं। वो नारे तो लगाती हैं, लेकिन जी करती जी। कुछ नहीं है, करती कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मैं कहती हूँ कि ये नारे लगाने से, ये हम किताबों में लिख देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग लिख देते हैं कि इससे जी तो जी जैसे सारी सृष्टि पलट जाएगी, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। ये तो सब जमीनी हकीकत ये है कि ये करने से ही होता है। तो गांव की स्त्री बोलती, जो बोलती है वो करती भी है। ये जी नहीं कि जी। हमने खाली डायलॉग लिख दिए। मैंने यहाँ एक बड़ी लेखिका से पूछा था कि ये आपने डायलॉग तो लिख दिए, लेकिन ये किस जमीन पे बोले जाएंगे, और बोले भी जाएंगे तो ये जो कर्म में परिवर्तित कब होंगे? हम जी। बोल के रह जाते हैं। हम कुछ चीजें हम्म। जैसे फिल्म में नहीं, फिल्म में देखते हैं और हम्म अपने घर लौट आते हैं, वैसे ये किताब पढ़ते हैं और बस हो गया। लेकिन जमीन पे तो चलिए, वहां क्या हो रहा है ये भी तो देखिए। हम्म पंचायती राज है, पंचायती राज में स्त्री के लिए वो रिजर्व सीट आ गई। तो तो कितना बदल रहा है भारत, ग्रामीण खड़ी भी भारत कितना बदल हाँ, रहा है। खड़ी भी करनी पड़ी वो। तो जी। लेकिन अब एक चेतना आ रही है उनमें कि हम खड़े हैं तो हमको काम भी करना है, क्योंकि गांव की हम्म ही स्त्रियां उनके पास आती हैं कि तुम हो प्रधान, तो तुम हो, हम तुम्हारे आदमी से क्यों कहें कोई बात, कोई शिकायत क्यों करें, तुमसे करेंगे। हम्म तो वो हम्म। आपस में करती हैं। लेकिन यहाँ की जो विधायक हैं वो तो नहीं बोलती, जो यहाँ की सांसद हैं वो तो नहीं बोलती, वो तो जी। संसद में और विधानसभा में चुप रहती हैं, या फिर इतनी चीख के बोलेंगी कि वो चीख ही बन के रह जाएगी। तो ये मैंने फर्क देखा महसूस किया था, है आपने? मैंने नहीं, फर्क आप देखा मानती हैं था। कि ग्रामीण महिलाएं मुखर हो रही हैं अब? ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल मुखर। अच्छा, आप बताइए, एक परिवार के लेवल पर, स्तर पे आपने अगर देखा जी होगा में जी जी। तो स्त्री चाहे घूंघट में होगी, वो हाथ पटकार के कह देगी कि नहीं, ये होना चाहिए, हमारे साथ ये हो रहा है, हम तो न्यारे होंगे, हम तो अलग होंगे, हम्म। हमारा आदमी जो है कुछ नहीं कह रहा तो हम भी नहीं कुछ कह रहे। अब यहाँ आवाज आ कहती, रही है। हाँ, हम्म। यहाँ कहती हैं क्या? नहीं कहती। नहीं यहाँ नहीं यहाँ एक नहीं।
यहाँ यहाँ एक नकली सभ्यता का जो एक पर्दा जी जी है, वो कुछ जी नहीं कहने देता। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन गांव में भी ऐसा नहीं है कि वो औरतें बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, तो मूर्ख भी हैं, कुछ बोलती भी नहीं है, वो तो उनको तो ऐसे ही मतलब बड़े सस्ते ढंग से लिया जाता है। ऐसा बात नहीं है, ये हमारी भूल है और हमारी समझदारी पे क्वेश्चन मार्क है। आपने चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों और अंचल क्षेत्र की तमाम चरित्रों को उठाया अपनी लेखनी में, तो आपकी जो सबसे प्रिय चरित्र थी जिसको आपने बड़े ही खास तौर से आपने लिखा और जिस चरित्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जरा उसकी चर्चा करें, उस पर प्रकाश डालें कि जिस चरित्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो और आपने उसको बड़े करीब से महसूस किया हो, कोई ऐसा जेहन में आ रहा है, ऐसा कोई नाम या ऐसा कोई चरित्र, ग्रामीण चरित्र? हाँ हाँ, चाक मेरा उपन्यास है जो बहुत विवादित है और बदनाम है, उसकी नायिका है सारंग। जी जी तो वो मेरे बहुत करीब है और उसको उसको जो गांव में परिवर्तन है वो करना चाहती है और करती भी है। करना चाहती तो मैं उसमें विश्वास नहीं करती, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लोग, लेकिन जी करते जी कितने हैं, है ना। तो करती भी है, वो मेरे बहुत नजदीक है, जबकि लोगों ने उसको बहुत लांछन लगाए। तो लांछनों से तो हम डरते नहीं हैं, जी लांछन जी तो हमारे साथ चलते हैं। जी वो जी हमारा उनसे बहुत ज्यादा प्रिय नाता है लांछनों से। तो वो मुझे ज्यादा अ, अच्छी लगती है। प्रिय लगी। जी जी हम्म। मैत्री जी, एक सवाल जो बड़ा गंभीर और अक्सर मेरे मन में आता है कि मुझे ये पूछना चाहिए। एक स्त्री होने के नाते आपने तमाम मंचों से अपने निर्भीक लेखनी और बेबाक बयानी से लोगों को एकदम से चुप करा दिया। और इस पुरुष पितृसत्तात्मक समाज में जहां सिर्फ पुरुष हमारे चारों ओर एक बहुत बड़ी घेरेबंदी के साथ मौजूद हैं, आज भी अगर कोई स्त्री महिला या कोई महिला साहित्यकार या फिर लेखक लेखिका या कवित्री बाहर उभर कर आती है, तो तमाम कोशिशें की जाती हैं कि उनको हाशिए पे धकेला जाए। और इस सच से आप भी वाकिफ, मुझे लगता है आप भी वाकिफ हैं और तमाम लोग भी वाकिफ होंगे। जो इस चीज को, सत्य को नहीं स्वीकारते हैं, उसे मैं छद्म मानती हूँ। लेकिन ये सत्य है कि आज भी उनकी कोशिश होती है कि उनको हाशिए पे धकेला जाए। तो एक ऐसे समाज में जहाँ एक पुरुष वर्चस्ववादी समाज है, जहाँ पे तमाम कथाकार, लेखककार और तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पितृसत्तात्मकता की जद में हैं, ऐसी स्थिति में एक महिला होने के नाते आपने स्थिति को एकदम बेबाक और निर्भीक तरीके से कैसे स्थापित किया? कैसा संघर्ष रहा वो, या बहुत आसान था वो सफर? देखिए, मैं शुरू से लड़कों में पढ़ी हूँ, लड़कियों में नहीं पढ़ी, जी, इसलिए कोएड कोएड शर्मा। में। हाँ, इसलिए शर्म नहीं, कोएड में नहीं, कई हुँ, ग्राम गांव में लड़कियां कम पढ़ती थी उस समय। कई बार तो जी, मैं ही अकेली होती थी स्कूल में और कोई लड़की नहीं होती थी, बाकी लड़के होते थे। क्या बात है, तो क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, तो शर्माना अरमाना मुझे आता नहीं है, कि लड़की की तरह मैं शर्माऊं, और वो तो बहुत मेरे से दूर की बात है। तो यहाँ जो जब मैंने सच बोलना, अपनी तरफ से उन्हें झूठ लगा होगा, जब मैंने सच बोलना शुरू किया, सच लिखना शुरू किया, तो यहाँ एकदम बवाल मचने लगा। और जी, ये भी जी, कहा कि झूठ बोलती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा होता ही नहीं है। आपने देखा नहीं, आप जी, गांव को पिकनिक की तरह देख आए, उससे थोड़ी होता है कुछ, उससे जी, नहीं जी। पता चलता। आपसे आपने वो आप दिल, सिर्फ बाह्य आवरण देखते हैं, राइट। ठीक कहा आपने। आपसे वो दिल की बात करेंगी ही नहीं, खोलेंगी ही नहीं, आपसे कैसे खोलेंगी। मैं तो उनके बीच से आई हूँ, तो मेरे से तो सब खोल देती हैं। मैं जाती हूँ तो सब अपनी ले लेके कहानी बैठ जाती हैं, ऐसा हुआ देखो, ऐसा हुआ देखो, ऐसा। तो मेरे लिए दिक्कत नहीं है? और मैं जो कह रही हूँ तो मैं उन्हीं का कहा कह रही हूँ, उन्हीं का झेला हुआ कह रही हूँ, और मैं अपना देखा हुआ कह रही हूँ। तो जी, जी, इसलिए, हाँ, इसलिए यहाँ पे लोगों ने उसको खारिज किया। जी, मेरे उपन्यासों को खारिज किया। अलमा कबूतरी लिखा तो उसका भी कहा कि झूठ लिखा है। इसके अलावा वो कह भी क्या सकते थे, जी, उसको जी, झूठ बताएं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते थे वो। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्हें देखा ही नहीं है तो इनके लिए झूठ ही है सब कुछ, है। जी, जी, इन्होंने वो, और इन्होंने वो सफर नहीं किया, तो इनके लिए उस मेरा सफर भी झूठ है। कि जी, कोई लड़की 400-500 लड़कों में कैसे पढ़ती है, ये क्या जानते हैं। कोई लड़की 10 किलोमीटर
साइकिल चला के कैसे जाती है अकेली, ये क्या जानते हैं? बीहड़ों में कैसे जाती है, ये क्या जानते हैं? तो बुंदेलखंड तो वैसे भी बीहड़ ही जी, है। भीड़ों के और लिए जी, जी, हाँ, बिल्कुल। डाकुओं तो के लिए आप मैं प्रसिद्ध रहा है। मेरा मेरा हाँ, मेरा ये एक प्रश्न जिज्ञासा भी थी कि क्या आपने उस बचपन के संघर्ष को, उस कहानी को, उस जिजीविषा को अपनी कथाओं में भी उतारा है? कहीं न कहीं उसकी स्पष्ट झलक दिखती है जो आपने नहीं, बचपन दिया है, देखा हाँ, है, हाँ, जिया हाँ। है। नहीं, मैंने आत्मकथाएँ भी इसलिए लिखी, कोई मुझे शौक नहीं था आत्मकथा लिखने का, ना मेरी आत्मकथा इतनी शानदार थी कि जैसे मैं किसी को पढ़वाऊँ या ये दिखाऊँ। लेकिन मुझे मजबूरी में लिखनी पड़ी, जब ये लोग यहाँ शहर में सब हमारा गाँव का जीवन ख़ारिज करने लगे, जी, और उन्होंने सोचा कि हम तुम्हें नीची निगाह से देखते आए हैं, ऐसे ही देखते भी रहेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए मैंने आत्मकथाएँ लिखी, अपनी 2, जी, जी। एक हुँ, हुँ। शादी से पहले की, एक शादी के बाद की थी। जी, जी। शादी के बाद भी स्त्री का जीवन क्या होता है और शादी के पहले लड़की का जीवन क्या होता है। लड़की को कई स्टेज पार करने पड़ती हैं, अपने जीवन में कई स्टेजेस पार जी। करनी पड़ती। जब वो लड़की होती है, जब वो छोटी होती है, जब वो बड़ी होती है, जब शादी लायक होती है, फिर शादी हो जाती है, जब वो किसी की बहू बनती है, पत्नी बनती है, उसके बाद माँ बनती है। बहुत जी, स्टेज अनेक हैं, तो अनेक मैं रूपों में ढलती है। अनेक है। तो मुझे लगा कि इसको मुझे लिख देना चाहिए, कि मेरे क्या विचार हैं, मुझे क्या महसूस होता था। तो ये सब जी, लिख जी। दिया मैंने, इसीलिए लिखा कि आगे पीढ़ी आएगी, वो पढ़े, वो गाँव के बारे में उत्सुक हो पढ़ने के लिए। नहीं तो जी, गाँव को जी। तो हम धूल-धंगड़ जानते हैं और कुछ जानते और नहीं ये हैं आपने उसके। बड़ा महती कार्य किया है, जिस तरह से आपने साहित्य की सेवा की है अपनी लेखनी के माध्यम से, आने वाली कई पीढ़ियाँ इस चीज़ को याद रखेंगी कि आपने मुझे लगता है आप अकेली ऐसी लेखिका हैं जिनकी ज़्यादातर रचनाएँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से रही हैं और आपने उसको आधारित करके अपनी रचनाएँ लिखी हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपने जिस तरह से साहित्य की सेवा की है और जिस तरह की रचनाएँ आपने रची, उससे हमारा पूरा हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है। साथ ही स्त्री विमर्श को भी आपने एक नई उड़ान दी है। मतलब इसमें मैं कोई दो राय या शंका नहीं कि मैं इसको उड़ान का नाम दूँ कि आपने जिस तरह से एक पंख दिया है साहित्य को, स्त्री विमर्श को क्योंकि अगर आप बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की चर्चाएँ कहाँ होती थी? बड़े मंचों पे तो तमाम इस तरह की जो चर्चाएँ थी वो हँसी पे धकेल दी जाती थी। आपका जिस तरह का संसार विशाल है, जिस विशाल की हम बात करते हैं, उसी रचनाएँ समाहित है जिसमें स्त्री जीवन को आपने नई दिशा देने का कार्य किया है। और मेरे ख़्याल से ऐसी आप पहली ऐसी साहित्यकार हैं जिनकी लगभग सभी रचनाएँ ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आने हाँ, वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को ज़रूर स्वीकारेगी कि आपने एक स्त्री को एक ग्रामीण स्त्री को नायिका के रूप में पेश किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने साहित्य की सेवा की, क्या साहित्य ने आपको उस एवज़ में लौटाया? मेरा सवाल ये है, आप संतुष्ट हैं? देखो मैंने ये बड़ा ही नहीं, जी, नहीं, नहीं मैं जवाब बेबाक देती सवाल है। हूँ। हाँ, हाँ, जी, जी। इस बात का मेरा कोई विश्वास करेगा नहीं कि मैंने कभी पुरस्कारों को कोई महत्व नहीं दिया। हैं, जी, जो मिले भी हैं उनको भी कोई महत्व नहीं दिया कि मैं जी, उससे बाग-बाग हो गई, मेरा दिल बड़ा, मैं बड़ी एहसानमंद हूँ उनकी जिन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, ऐसा मैंने कभी बोला भी नहीं। जो जी, जब लेने भी गई तो मैंने कभी नहीं बोला ये सब, और ना मैं ऐसे उस तरह से फ़ील भी नहीं करती। मैंने जी, जी। लिखा था, मेरा मकसद जो था वो पूरा हुआ कि लोग ग्रामीण पात्रों से, समाज से, स्त्री से परिचित हुए और लोगों ने पढ़ा, और मुझे बहुत खुशी हुई जब बहुत पढ़ा गया। जो साहित्य है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसे कोई पढ़ेगा, हाँ, तो वो बहुत पढ़ा गया। चाक के ही जब एडिशन होके आते हैं 18-20 तो ताज्जुब तो लोगों को लगता है और अभी आप हैरान होंगी कि एक बहुत बड़ा एक एक पाठक संसार आपने जोड़ लिया है अपने साथ, जो ग्रामीण भूमि का है और जो मिट्टी से जुड़ा हुआ पाठक है, जो अंचल से जुड़ा हुआ है, आंचलिक पाठक है। वो तो आपसे इतना गहरे लगाव से जुड़ा है कि मुझे लगातार आज भी कई संदेश आए हैं कि मैडम से ये सवाल पूछेगा, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से जो लोग भेज रहे हैं सवाल, जब मैंने उनको भेजा, तो वो इतनी सहृदयता के साथ सवाल करते हैं और भेजते हैं। तो मैं बहुत मंत्रमुग्ध हूँ कि आपने कितना बड़ा संसार खड़ा किया है। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता है। हाँ, तो मेरी नहीं सफलता, प्रिया मैं बताऊँ कि ये जी, उनकी जी। सफलता है जिन स्त्रियों को मैं लाई थी, मैं मंदा को लाई, मैं सारंग को लाई, मैं अलमा को लाई, मैं जो वो
उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी यहाँ पर साहित्य जगत में कि यहाँ तो बहुत इस तरह के ऐसी चरित्र आएंगी। नहीं नहीं नहीं। तो हम्म। मैं वो मेरी नायिकाएं जो आई वो नंगे पाँव और मैले कुचेले पाँव और धूल भरे पाँव से आई, और जब यहाँ यहाँ दिल्ली में साहित्य के मंच पर उनके चर्चे हुए, उनको मतलब वो खड़ी हो गई हैं, जी जी तो हाँ, तो मेरे लिए ही नहीं, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे ग्रामीण पाठकों के लिए बहुत खुशी की बात हुई है। एक हमने जी जी जो है जो ग्रामीण पाठकों ने भी और हमारे ग्रामीण अंचल ने भी ये खुशी मनाई कि हम हमारी जो स्त्रियां हैं वो वहां तक पहुंची हैं। जी जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आने नहीं देना चाहते, यहाँ पर बड़े हम्म। विघ्न डाले उनके आने में। मैंने जी कहा जी मैंने कहा मेरी जो नायिकाएं कहो या स्त्रियां कहो, वो आएंगी, वो आएंगी, वो यहाँ तक आएंगी। तो आपने और तमाम जीवंत जीवंत पात्रों पे लिखा? आपकी कहानियां वास्तविक कहानियों से उद्धृत कहानियां थी? आपने जो भी लिखा वो वास्तविक चरित्र थे? हाँ, बताती हूँ। मंदा जी। सचमुच की मंदा सचमुच की मंदा है, झूठ की नहीं है, अच्छा। कल्पना की नहीं है, कहानी भी सचमुच की है ना। जी जी हाँ, सारंग जैसी स्त्री गांव की जो एक जागरूक होना चाहती है जो स्त्री, क्योंकि वहाँ जी। थोड़ी पढ़ी होती हैं, ज्यादा तो नहीं, डिग्री शिक्षा डिग्री के भी याफ्ता नहीं होती, लेकिन उनके जी जी अनुभव ऐसे ही होते हैं जैसे सारंग के हैं, जैसे उसमें बूढ़ी खीरापतिन दादी हैं उनके हैं। मैं एक बात कहूंगी बीच में कि सिमोनदा बउआर ने मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाला, ना मैंने ज्यादा पढ़ा है उनको। मेरी जी जी मेरी सिमोनदा बउआर तो वो मेरी खीरापतिन दादी हैं गांव की, है जी ना। जी और बिल्कुल बिल्कुल। उनके लोकगीत, उनकी लोक कथाएं, जी उनको जी। उनको सुन के, उनके साथ गीत गा के, उन गीतों को लेके मैंने किताबें लिखी हैं। और और वो सफल भी रही। हाँ, तो जी चाक तो पूरा पूरा लोकगीतों से निकाला। हाँ, तो जी जी हमारे पढ़ी है लोकगीत मैंने। क्या कहते हैं, हमारे जी लोकगीत क्या कहते हैं, हमारी लोक कथाएं क्या कहती हैं, सारा विमर्श तो वहां भरा हुआ है, लेकिन उधर लोग हम्म। देखते नहीं है, लोग जी जी देखते नहीं है वहाँ, यहाँ भाषणबाजी करते हैं। तो जी। वो सच्चाई यही है। भाषणबाजी में मुझे यकीन नहीं था। मुझे जी जी जो हमारे लोकगीत हैं, विरासत है, मान लीजिए वो किसने लिखे, वो किसने बनाए, वो पुरानी स्त्रियों हम्म। ने बनाए। वो बिल्कुल पुरानी बिल्कुल स्त्रियों वही। ने अपनी अपनी जिंदगी का दर्शन उन्होंने दिया। जी तो भले कोई माने ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ, और मैंने ये अपनी किताबों में ये वो भी किया कि हाँ यही बात है, आप एक दिन मान जाएंगे, ऐसा आपने मैं सत्य को रखा। हम्म, तो आपने सत्य ये को सामने रखा। हाँ, तो मैं हाँ, मेरा सच वो है जो गांव की स्त्रियों का सच है, जो गांव के समाज का सच है, जो गांव के पुरुषों का सच है, जो जो भी मैंने उस तरह रचे नहीं, देखे आ, हैं। जी मैत्री जी, एक सवाल ये भी था कि चूंकि आप जिस मंदा की बात कर रही हैं, जो जो आपकी नायिका रही है कथानक में और जो जो मुख्य चरित्र भूमिका में रही है, तब ये तब की मंदा थी जब आपने मेरे ख्याल से ये 80 या 90 के दशक में, 90 के दशक में लिखा होगा, या जब भी की वो हम्म नायिका हो। लेकिन तब की मंदा और आज की मंदा, जब आप बुंदेलखंड वापस जाती हैं, अपने क्षेत्र में जाती हैं, वहां शिक्षा की स्थिति को देखते हुए, साहित्य की स्थिति को देखते हुए क्या पाती हैं कि क्या आज की मंदा बदल रही है तब की मंदा से, अगर आप तुलना करें तो? इतना फर्क आया है कि अब जहाँ एक लड़की जाती थी पढ़ने के लिए, अब 50 लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए। ये बदलाव और आया। बदलाव आया है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता है, वहाँ पे आई आई है। और उसके साथ ही जो अपनी अपने अधिकार हैं, जैसे जी मंदा सशक्त। जमीन के अधिकार के लिए। जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी समस्या की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है मैडम। मेरे ख्याल से वो फिर जुड़ेंगी थोड़ी देर में। तो आज हम चर्चा जारी रख रहे थे मैत्री पुष्पा जी से। हम इनकी कृतियों की चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने आप काफी खूबसूरत कृतियां उठाई हैं और लिखी हैं,
स्मृति दंश, चाक, अलमा कबूतरी, कहे इसरी फाग, बेतबा बहती रहे, चिन्नार, इद्दमम, गुनाह, बेगुनाह, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ललमनिया और तमाम ऐसी कहानियां जो एक-एक कहानियां जो जैसे हम अगर कहानियों की बात करें तो त्रिया हट, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल ही नहीं खिलते, बोझ पगला गई, ये तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आप जो जो प्रत्येक कोने से, प्रत्येक क्षेत्र से कहीं न कहीं आंचलिकता की खुशबू आती है। अगर आप इनको पढ़ें, इनको समझें, तो पुष्पा जी की कहानियाँ हमें वहाँ तक ले जाती हैं जहाँ से हमें मिट्टी की वो गंध, वो खुशबू लगातार दिखती है, समझ में आती है। और जैसा कि अभी कह भी रही थी कि इन्होंने अपने कथानक में नायिकाओं को आंचलिक नायिकाओं को उठाया है और लगातार उन पे लिखती रही हैं, उन्हें सशक्त बनाया है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं जहाँ पे मेरे ख़्याल से हम फिर से जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी जुड़ गए। खराबी की वजह से हम नहीं नहीं नहीं, आप एक फोन आ गया था, फोन तंग कर रहा है। ये राजवती यहाँ ना आओ। राजवती, डैडी से कहो कि वो मुझे फोन कर रही है, बूटू बराबर, उसे मना करें। हाँ। जी। अब तो मैत्री जी हम बात कर रहे थे आपकी रचना संसार की कि आपकी अगर हम प्रमुख कृतियों की बात करें तो उसमें स्मृति दंश, चाक और अलमा कबूतरी ये सब खास रही हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया। इसकी काफ़ी चर्चा रही कई मंचों पर भी, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि गुड़िया भीतर गुड़िया ज़हन में कैसे आई? कैसे इसका कथानक आपने मन में बुना और वो चरित्र कहाँ से गढ़ा? कैसे अचानक इतना लिख लेती हैं, इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं मानती हूँ कि आपने बहुत लिखा है कम समय में क्योंकि आपकी लेखनी की शुरुआत भी मैं मानती हूँ कि आपने 30 के बाद लिखना शुरू किया है। तो उस दौर में और उसके बाद भी और आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ लिखा है। तो कैसे इतना सारा वक़्त कैसे निकाल पाती हैं? देखिए, जब तमाम लिखने की जी, लगन लगती है तो वक्त भी निकल ही आता है। हाँ। क्या बात तो है। तो सही है। तो ये था, गुड़िया भीतर गुड़िया के बारे में पूछना चाहती हैं। जी, जी। तो मैं पहले पहली आत्मकथा लिख चुकी थी, कस्तूरी कुंडल बस है, जिसको मैंने जी, औपन्यासिक आत्मकथा कहा कि कई ऐसी घटनाएं थी जो मेरे जन्म से पहले हुई थी, जिनको मैं कह रही थी, जो मैंने देखी जी, नहीं थी। तो वो आत्मकथा के जो पैमाने हैं उस पे खरी उतरे ना उतरे। फिर गुड़िया भीतर गुड़िया लिखी, वो आत्मकथा है। उसके बाद जो जो कस्तूरी कुंडल बसे पढ़ी, जब खास तौर से स्त्रियों ने पढ़ी, तो उनके जी, जी। ही मेरे मेरे पास पत्र आए, वो पत्रों का जमाना था। पत्र हुँ, हुँ। आए कि आपने ये तो लिख दी, लेकिन आप लेखिका कैसे बनी ये नहीं लिखा। हमको क्या तो वो बात है। चाहिए कि आप लेखिका कैसे बनी, तो हमें भी बता दीजिए कि हम कुछ तो बने। ये अच्छा अच्छा इसी बहाने आपने प्रश्न उठाया है। ये आज हमारे दर्शकों को भी बताएँ आपकी लेखिका बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे हाँ, बनी? हाँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, हैं, कि ये क्या था, ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे फिर चला। तो मुझे जी। ये जरूर लिख देना चाहिए, जो मुझसे प्रश्न कर रही हैं उनके प्रश्न का उत्तर यही होगा, ये किताब होगी। तब मैंने जी, जी। लिखना शुरू किया कि एक लड़की होती है, उसके जीवन में अगर वो पढ़ती है, नहीं भी पढ़ती है, तो उसके जीवन में जब बड़ी होती है, किशोरावस्था आती है, तो उसके जीवन में ऐसा भी आता है कि जिसे लोग यहाँ पे आशिक वाशिक कहते हैं, लेकिन कोई उसका स्कूल कॉलेज में ज्यादा होता है कि चाहने लगता है, फिर चिट्ठी लिखने लगता है, चिट्ठियां। तो उन चिट्ठियों को लव लेटर कहा जाता है। तो उसको जी, बहुत जी। बुरा माना जाता था हमारे ज़माने। तो ये लगता था कि उससे बड़ी बदनामी हो जाएगी और शादी भी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रूफ है। लेकिन प्रूफ मैंने जी। फेंके नहीं, प्रूफ मैंने रख लिए। मैंने जी, फेंके नहीं, मैंने फाड़े नहीं, मैंने खूब पढ़े और रख लिए। वो कविता में चिट्ठियाँ आई थी मेरे पास, कविता में आती थी। तो मुझे लड़का फड़का तो जैसा था वो भूल गई, ऐसे नहीं। मतलब उस पे मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मैंने इस पे जरूर गौर किया कि ये लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। ये ऐसी कविताएं लिखता है तो मैं भी तो लिख सकती हूँ। क्या और बात बस। है। ये हाँ। प्रेरणा स्रोत वही वही था। हाँ हाँ। तो जो लोग पत्रों को फाड़ देते हैं, आज भी मैं कहती हूँ कि चिट्ठियां लिखना छूट गया है, साहित्यकार कैसे ईमेल का बनोगे। ज़माना। जी, जी। चिट्ठियां जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि चिट्ठियों में हमारे दिल की बात होती है। ये बिल्कुल।
व्हाट्सअप कर दिया, ये मैसेज कर दिया, इसमें नहीं आती वो बातें, है ना, जो हम चिट्ठी में लिख सकते बिल्कुल, हैं। तो वहीं से मुझे लगा और मैं कविता लिखने लगी, उल्टी सीधी, मुझे नहीं आती थी, हैं, उल्टी सीधी। फिर धीरे धीरे सुधार भी होता है, मैंने किताबें पढ़ी, फिर लिखने लगी, और फिर शादी हो गई तो बंद हो गया, बच्चे हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल था, कुछ नहीं किया। 25 साल शादी के निकल गए, कुछ नहीं किया। लेकिन वो चिट्ठियां रखे रही, वो किताबें पढ़ती रही, मैगजीन पढ़ती रही। जब मैगजीन पढ़ती थी, वो कोई कहानी पढ़ती थी, तो एक कहानी पैरेलल मेरे मन में चलती थी। तो मैं सोचती थी कि पढ़ती हूँ तो मेरे मन में कोई कहानी क्यों चलने लगती है? तो फिर मैंने लिखने की कोशिश की। छपने का बड़ा मुश्किल था, फिर छपने भी भेजी, 2-3 बार लौट आई, फिर निराशाएं भी हुई। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जो लेखक मुझे नहीं मुझे बनते हैं। एक मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कहीं मैंने संभवतः पढ़ा था कि 17 वर्ष की उम्र में मैत्री पुष्पा जी ने अपनी शादी की जो है अपनी विवाह की इच्छा जताई थी अपनी मां के साथ। और मेरे ख्याल से मुझे ये तो बड़ा जिज्ञासा भरा सवाल है कि भाई 17 वर्ष की उम्र, इतनी छोटी सी उम्र, और उसमें विवाह की इच्छा, और इसके पीछे वजह ये रही कि मेरे ख्याल से पिता नहीं थे और माँ की नौकरी के चलते उन्होंने मानसिक और शारीरिक व्यभिचारों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया होगा। आपके पास मेरे ख्याल से एकमात्र यही एक अपरिहार्य कारण होगा। लेकिन इस उम्र में शादी करके गृहस्थी संभालना माँ को कतई पसंद नहीं था, और मैंने जहाँ तक सुना है आपकी माँ कस्तूरी, उन्होंने शायद आपकी विदाई के वक़्त पेटी भर के दहेज नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये किताबें दी थी और कहा था कि लाली पीएचडी करना, आई थिंक कुछ ऐसा ही तो वाकया था। ज़रा उसपे ज़रा उसपे चर्चा नहीं करें नहीं तो मज़ेदार नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक अकेली लड़की होती है तो उसको पढ़ते ही हुए नहीं, कहीं भी रहते हुए, कहीं भी जाते हुए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, हम दूसरों के जी, घर भी रह के पढ़े हैं, तो दूसरों का जो व्यवहार होता था वो भी सहन करते थे, और फिर दूसरों के घर जो लड़की के साथ व्यवहार हो सकता है वो भी समझ लो, तो फिर वहां से जी। भागना पड़ता था। तो हुँ, ऐसे हुँ। 1 साल कहीं ऐसे करके होता था। माँ पास में नहीं थी, माँ बहुत दूर थी मेरे से। जी। तो कोई भी नहीं था। तो हुँ, फिर हुँ। ऐसे करके जब पढ़ाई हुई और लगा कि जीवन बहुत असुरक्षित है, तब फिर माता जी से कहा, माता जी मेरी शादी कर दो। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गई मुझसे, बहुत नाराज अच्छा। हुई। शादी? तू शादी चाह रही है? मैं तो तुझे सुचिता कृपलानी बना रही थी, मैं तो तुझे क्या बात है! सरोजिनी माँ माँ नायडू। उस दौर में भी माँ इतनी जागरूक थी, हाँ, ये भी हाँ, मानना पड़ेगा मैं कि आपकी हाँ, वो मैं तो सोचती थी तू सरोजिनी नायडू बनेगी, तू शादी कह रही है? मैंने कहा कि हाँ। तो फिर उन्होंने कहती कोई लड़का है तो बता दे। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं है। तो कहते वो चिट्ठी वाला लड़का जो लिखता था प्रेम के पत्र, प्रेम की क्या पत्र। बात है! तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करनी। अरे उससे क्यों नहीं करनी है? माता जी उसके घर भी हो आई हैं। तो कहते वो बड़ा अच्छा क्या है, बात मेरी है! बड़ी खातिर करी उसने। अरे मैंने कहा तुम क्यों गई थी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो कहने किससे करेगी? मैंने कहा जिसको तुम लाओगी मैं उसी से नहीं करूंगी। तो क्या उस हाँ। दौर में इतनी आज़ादी थी, माँ ने दी थी कि आप स्वयं लड़का चुनें और वर चुनें अपने लिए? माँ इतनी प्रोएक्टिव मेरे और मेरे घर मेरे घर ये आजादी थी, औरों के घर नहीं थी। मेरे घर थी, जी, मेरी जी। माँ बहुत खुले विचारों की थी, और वही कि मेरे भाई भी नहीं थे, पिता भी नहीं थे, तो जिनकी आन इज्जत का कोई सवाल नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो इसलिए आप मेरे अकेली घर बहन हैं? मैं अकेली संतान ही अकेली हूँ उनकी, है ना। ओह! भाई बहन कोई नहीं। तो ये था। तो फिर हमारी माता जी की और हमारी बात खुल के होती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि कैसा ढूंढे, क्या करें? मैंने कहा डॉक्टर या इंजीनियर हो तो अच्छा है। तो फिर कहने लगे उस दौर में हमारी भी आप हमारी जी, जी। औकात तो कुछ है नहीं, और तू ये जी, जी। सपने देख रही है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। मिलेगा तो करेंगे, नहीं कुंवारे ही रह जाएंगे, है ना। तो फिर एक सज्जन मिल ही गए, चलो जहाँ चाह तहाँ राह। हाँ। जी, जी। तो फिर वो कहानी अलग है, कि माता जी ने ही ढूंढा। और उसी से शादी हुई मेरी। तो जब तुम जो पूछ रही हो, जो मैं कह रही थी, वो मैं ये कह रही थी कि 25 साल बाद कलम उठाई और कहानी लिखना शुरू किया।
और नहीं पता था कि छपेगी कि नहीं, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो छप गई। हमें अच्छा। निराश नहीं होना चाहिए जब नहीं छपती हो, कहानी लौटती है तो जी जी न तो उस कहानी को फेंकना चाहिए, न उस कहानी को जी फाड़ना चाहिए। हमको और लिखनी चाहिए और उसको रखे रहना चाहिए। मैं यहीं पे बता दूं, जो मैंने रख ली थी कहानियां, जो रिजेक्ट हुई थी कहानियां, 2 रिजेक्ट होके आई। तो एक, जब मैंने एक उठाई बाद में, उस पे इधर नमम हुआ, और दूसरी जी, उठाई उस पे एकदम। हाँ, दूसरी उठाई उस पे चाक हुआ। तो इसलिए जो हम कहानियां लिख लेते हैं और रिजेक्ट होती हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए, वो फिर काम आती हैं। कहानी ऐसी जी चीज जी। है, वो काम अच्छा आती मैत्री जी, रहती एक है। सवाल और, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में बसे हुए जो छात्र हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, और निसंदेह आजकल तो चूंकि इंटरनेट का जमाना है, काफी कुछ हमारी पहुंच में है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से छात्र हैं जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे की जाए। आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न उठाया कि कई बार रिजेक्शन उनको तोड़ देता है भीतर से। वो लगातार कोशिश भी करते हैं, कई बार कई लोग मिलते भी हैं तो कहते हैं कि मैं किस तरह से अपनी साहित्यिक करियर को एक शेप दूं, एक आकार दूं। तो एक दूर दराज की सुदूर ग्रामीण इलाके में बैठा छात्र या छात्रा कैसे अपने साहित्यिक करियर को उड़ान दें? आज चूंकि आपका अनुभव व्यापक है, आप बताएं। हम भी दूर दराज के ही थे, लेकिन जो पत्रिकाएं ना भी मिले, कुछ किताबें कहीं ना कहीं से जरूर जुटानी पड़ेंगी। अगर आपको लेखन में आना है तो जी किताबें आपको ढूंढनी तो पड़ेंगी, प्रयत्न तो करने पड़ते हैं ना, हैं, और पढ़नी भी पड़ेंगी। अगर आप कहानी लेखन में आते हैं तो कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, अगर आप जी। कविता के उसमें आते हैं तो कविताएं पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ने अलग अलग से क्षेत्र की। अध्ययन से, मैंने कहा जी। एक बात कही, उसे उन्हें सुनना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि मैं कहानी जब पढ़ती थी तो एक कहानी पैरेलल मेरे अंदर क्यों चलने लगती थी। हाँ, मेरे क्या यहाँ बात है। ऐसा था, मेरे यहाँ ऐसा था, है। और या तो मैं जो सोच रही, जो मैंने पढ़ी है, उसके अपोजिट कहानी लिखूंगी, जी या जी जी उसमें कुछ मुझे बदलाव सूझ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ये कहानी तो है लेकिन ये ऐसे भी हो सकती है। तो जी ये हमारी जो एक रचनात्मक बुद्धि होती है, जो जिसको इंटरेस्ट होता है उस पर होती ही है, नहीं तो रचनात्मक बुद्धि नहीं होगी तो कैसे मतलब दिलचस्पी। स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ, तो फिर आप लिखेंगे। और ये नहीं कि आप एक बार लिख लिया, भेज दिया, रिजेक्ट हो गई, अब नहीं लिखना है। बहुत से ऐसे भी होते हैं और जी हुए जी हैं, जी ऐसे जी। हुए हैं। हम्म। तो ये सब नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो नहीं है, कोशिश करने अच्छा। वालों की हार नहीं होती। हार नहीं, थक के नैया पार नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ एक हाँ सवाल और, मुझे लगता है बातचीत के सिलसिले में कुछ एक सवाल और, फिर मैं आपको मुक्त करूंगी। मुझे लगता है वक्त भी ज्यादा हमारा हो रहा है, हमने देर से हम लोग जुड़े भी हाँ हैं। हाँ। स्त्री विमर्श के नाम पे जो कुछ रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, वह कुछ साहित्यकारों की सोच का नतीजा है, मुझे लगता है कि जिसमें स्त्री को एक खास तरह के ढांचे में ढालने की कोशिश की जाती रही है। वो स्त्री को उसी रूप में ढालता है, उसी रूप में प्रस्तुत करता है जो वो चाहते हैं। मैं साहित्यकारों की बात कर रही हूँ। तो और या जो भोक्तावाद चाहता है, जो बाजार चाहता है। तो आज की जो स्त्रियां जिस सांचे में ढल के आ रही हैं, कथाकारों के माध्यम से और लेखकों के माध्यम से, तो आपकी कहानियों में और आज की स्त्रियों में कितना अंतर पाती हैं आप? वो कहानियां, वो स्त्रियां, वो कथानक जो भोक्तावाद की मांग है, और वो कथानक जो सजीव और सचल आंचलिक है। तो क्या क्या वो कहानियां कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं, जिनको आपने अपने कथानक में उठाया था, और आज बाजार की मांग की जोर में और उस आंधी में वो कहानियां दब रही हैं? देखो, एक बात कहती हूँ जो जी आपको ठीक लगेगी। अ, हम जो जो मैंने लिखा, जो और भी मेरी तरह कोई लेखिका लिखती भी हैं, जी ऐसा नहीं है, जी कुछ लिखती। एक बात मुझे बताओ कि एक फिल्म थी नदिया के पार, जी है जी। ना, आप उसके लोगों 3 ने भी वर्जन आए देखी। थे। हाँ, जी आप लोगों ने भी देखी होगी है। जी जी। वो इतनी क्यों चली, जो आज, एवरग्रीन थी वो। हाँ, जो आज जो फिल्म है 8 दिन में उतर जाती है, 8 दिन भी नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक हफ्ता। हाँ हाँ, तो जो हम जब चाहे कितने ही हम ऊपर उड़े, उतरना तो जमीन पर ही है ना। तो बिल्कुल, जमीनी जो हमारी हकीकतें हैं, बुनियाद वही है। हम्म, जी जमीनी हकीकतों से हम कितना भागेंगे। यहाँ जो जी लेखन हो रहा है,
मुझे पसंद नहीं आता तो वैसे लेखिकाएं तो नाराजी हो जाती हैं कि वो तो चिढ़ती हैं हमसे, वो तो ऐसे करती हैं। अरे भाई, ये तुम ये बिना मेहनत का लेखन यहीं वहीं से ये या फिर तुम सिमोन द बहुआर बन जाओगी क्या अभी? वो भी पुरानी हो गई सिमोन द बहुआर। आओ लाओ ना, काफी पढ़ नए विमर्श लाओ ना। है नए बिल्कुल विमर्श, बिल्कुल नई जमीन तोड़ोगी तो नए विमर्श लाओगी। आप वहीं घूमती बिल्कुल रहती हैं, है ना। हमारे यहाँ दिल्ली में तो ये है कि दिल्ली में ही घूमते रहते हैं, यही का। तो मैंने कहा खाली दिल्ली की समस्या है क्या? इतना बड़ा देश है हमारा, भारतीय स्त्री कहाँ कहाँ रहती है। आप देखो तो सही कि स्त्री, किसान स्त्री क्या है। जी जी काफी ऐसे जो क्षेत्र हैं जिन जी जो पत्थर तोड़ती स्त्री वो क्या है, जो जंगलों में अपना जो लकड़ी बीन के, महुआ बीन के गुजारा कर रही है, वो स्त्री क्या है? क्या तुम कभी जी उनके जीवन को देखोगे या नहीं? यहाँ जी सिमोन जी बउआ की उड़ान में नहीं उड़ना है हमें। अब जी जी वो उड़ान भी पीछे रह गई। फिकी अब तो जी जी हाँ, अब तो जमीन से आपको नई जो है नया समाज उठाना है। मैं समाज की बात करती हूँ पूरे, क्योंकि स्त्री अकेली तो होती नहीं है, जी वो जी भी समाज में होती है। तो हम स्त्री की कहानी कहते हुए समाज की कहानी तो कहते हैं, और क्या है। जी तो ये सब बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, और जो मैं बार बार ये कहती हूँ अपने लेखन में भी, फेसबुक पे भी कहती हूँ कि जमीनी हकीकत कहानियां कहानी कहाँ, जी जी हाँ, कि आनी चाहिए, और वो कब आएगी? लेकिन आज का हम्म, युवा वर्ग और आज का लेखक तो ग्रामीण क्षेत्र से दूर हो रहा है। वो तो लगातार शहरों की कहानियां उठा रहा है, वहां की पीड़ा को उठा रहा है। अगर हम हाल के कुछ एक वर्षों की बात करें तो वो चीज गायब है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियां दिखती नहीं है। मुझे लगता है एक मैत्री पुष्पा के अतिरिक्त और मुझे जहन में कोई ऐसी कथाकार नहीं दिखती जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से ऐसे विषयों को छुआ हो या उठाया हो, या जिसने पाठकों पे इतना गहरा प्रभाव डाला हो। तो हम इस दौर में है कि हमारे पास वो कहानियां विलुप्त हो रही हैं। कौन उठाए, कौन इस महती कार्य को करे, इस आने वाली पीढ़ियों को कौन देकर जाएगा? मुझे लगता है मैं इसमें एक बहुत बड़ी जी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं जी है ना। जी जी मैं ये नहीं कहती कि और लोग मेहनत नहीं करते, करते हैं, वो अपने जी स्तर की करते हैं, है ना। मतलब वो नहीं देते महत्व इतना इन चीजों को। कुछ कुछ लोग पुरानी भी मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये नए फैशन का असर बहुत ज्यादा है, अब ऐसी कहानियां फैशन में हैं, अब ऐसा है, अब तो ये युग चल रहा है। युग तो आप बनाते हैं, एक जी युग तो जी आप बनाते हैं, आप निर्माण करेंगे, कैसे युग का निर्माण आपको करना है, कौन क्या कुछ किस कथाकार तरह। कुछ कथाकार ये भी आरोप लगाते हैं। मैं हाल के दिनों के कुछ कथाकारों का नाम लेना चाहूंगी। वो कहते हैं कि अब ग्रामीण अंचलों में वो कहानियां नहीं बची। नेटवर्क की पहुंच की वजह से और एंटरटेनमेंट और मीडिया की पहुंच से वो सारी जो एक एक अनछुआपन था, एक एक जो देहातीपन था, वो कहीं ना कहीं वो दूषित हो गया, वो खत्म हो गया। वो रंग नहीं रहे जिस रंग की हम जो जिस चेतना में हम जिस रंग को लाने की और ढालने की कोशिश करते थे। जो चरित्र और जो कथानक मैत्री को मिल गया, शायद वो कथानक आज के कथाकारों को ना मिले, क्योंकि वो वो चीजें ढूंढ बदल रही हैं, समय बदल रहा वो है। वो उनमें घुलते मिलते नहीं हैं। किसान तो वही किसान है, पहले हल चलाता था, अब ट्रैक्टर ट्रैक्टर से खेती कर लेता है। अपना ट्रैक्टर होता नहीं है तो भाड़े पे ले लेता है। फर्क तो इतना ही जी आया जी है ना। जमीन तो वही है, वैचारिक फर्क जमीन नहीं है। जमीन तो वही है, वही उसके हम्म पर्व त्योहार हैं, है ना। वही हम्म बदल गए, ठीक मान लीजिए। पर्व त्योहार तो नहीं बदले, उनकी जी जी वेशभूषा थोड़ी बदल रही है, वहाँ की लड़कियों की बदल रही है, उनकी शिक्षा का भी असर है। तो उसी उसी उसकी कहानी क्यों नहीं लिखी जाती, जैसा जिस तरह से। चलो बदल रहा है तो बदलाव की कहानी लिख दो, है ना। अगर गांव बदल रहा है तो जी जी बदलाव की कहानी लिख दो। तो नहीं, लिखो तो बट सही। सवाल सवाल मैत्री जी, सवाल एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से इंटरनेट का युग आ गया है, किताबें सिमट रही हैं, पाठक वर्ग सिकुड़ रहा है, अब पाठक नहीं मिल रहे हैं नहीं, पढ़ने को। बिल्कुल क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ मैं कि पाठक वर्ग सिकुड़ रहा है। पाठक को इंटरेस्ट नहीं है किताब पढ़ने में, और चीजों में इंटरेस्ट है। इंटरनेट पे बहुत चीजें ऐसी भी आती हैं कि आप जो है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपकी जो क्या कहते हैं, अंदर की जो भावनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए वो भी आ जाती हैं। और क्या कहना चाहिए
कि इंटरनेट पे तो पोर्न भी है, इंटरनेट पे क्या क्या नहीं है, बहुत चीजें हैं, उसको तो छोड़िए। एक बात बताओ, जी जी जी। इंटरनेट जो है जंगलों में तो है नहीं। कहीं हाँ खेतों में भी नहीं है, कहीं तुम दूर जाओ चलो, कहीं सैर करने ही जाओ तो वहां भी नहीं है। किताब एक ऐसी चीज है कि आप उसे एक झोले में नहीं, एक जेब में ही डाल ले जाओ तो भी आपके साथ जाएगी। आप कहीं भी जी पढ़ जी। सकते हो उसे, हैं। आप जंगल में पढ़ सकते हो, बाग में पढ़ सकते हो, ताल पे पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। जी किताब जी ही जी। एक, हाँ, किताब ऐसी चीज है जिसको हम हर जगह हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। ये साधन तो ऐसे हैं, अगर इंटरनेट फेल हो गया तो आप क्या करेंगे? अगर ये सुविधा जहाँ नहीं है वहां आप क्या करेंगे? आप जाना नहीं चाहेंगे, ये तो है, तो वो क्षेत्र आपसे जी। छूट जाएगा। ये क्षेत्र मैं भी कह हम्म। सकती हूँ, मैं नहीं जाती गाँव, वहां इंटरनेट तो है नहीं, लेकिन वहां मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सारा समाज तो इंटरनेट है वहां पे, उस समाज से तो बात मतलब करें। आप ये भी कहना चाह रही हैं कि अगर एक अच्छा लेखक या कलमकार बनना है, कथाकार बनना है, तो आपको लगातार पढ़ते रहना है, ये बिल्कुल, नहीं, ये नहीं चीज नहीं, नहीं छोड़नी है। पढ़ते रहना है, घूमते भी रहना है उनसे, जिन कोई यायावरी भी करनी है। बिल्कुल, यायावरी तो बहुत जरूरी है। नागार्जुन ऐसे ही नहीं कहते थे, ऐसे ही उन्होंने अपना नाम यात्री नहीं रख लिया था, वो तो करनी ही है, जरूरी जी होती जी। है लेखक के लिए। दिल्ली में बैठे हम्म हमारे घर में, यहाँ बैठे बैठे सब हो जाएगा क्या है? इसके लिए मैं हम्म। क्या, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं जो उपन्यास पढ़े हैं जिनका नाम ले रही हो, क्या यहाँ बैठ के यहाँ हो गया होगा पूरा? नहीं नहीं, वो कतई संभव नहीं, कतई संभव नहीं, नहीं हमें है जुड़ना ना। पड़ता है, हमें हमें उस चरित्र को जीना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी कथा या कहानी सामने आती है। खैर, हमने वही, बातें बहुत सारी की। और एक सवाल और जानना चाहूंगी कि आजकल क्या हो रहा है। आपने कहा कि अब मैं संन्यास लूंगी, बहुत लिख लिया मैंने, किसी मंच से मैंने सुना। और आपने कहा कि भाई बहुत कहानियां हो गई, कथा हो गई, अब मैं कुछ गजलें सुनूंगी, गजलें लिखूंगी, रचूंगी नया। तो जानना चाहती हूँ कि पुष्पा जी आजकल कर क्या रही हैं, क्या चल रहा है उनके जहन में, और किस तरह की भविष्य की आगामी योजनाएं हैं। क्या कुछ चल रहा है या कुछ नहीं, शौक नया आपने? मैंने फेसबुक पे लिखा था कि एक बड़ा बेकार सा उपन्यास लिखूंगी जो सबको बोर करेगा। क्योंकि मुझसे बहुत आशा मत लगाओ, बहुत आशा लगाते हो तो डर लगता है मुझे। हाँ, जी जी। तो हाँ, तो लेखक तो कोशिश करता तो रहता अभी है अभी जितना कुछ चल बनता रहा है। है, अभी कुछ कुछ पाइपलाइन में है किताबें या जिन पे नहीं काम चल रहा है? नहीं नहीं, चला तो रही हूँ, अब वो चल जाए तो अच्छा है। चला रही हूँ। जाहिर है पाठक वर्ग बहुत बड़ा है क्योंकि आपका, मिल नहीं, क्योंकि जाएंगे आप। हम, क्योंकि लेखक जब लिखता रहता है उसे नहीं होती पता कि इस किताब का होगा क्या। जितनी भी मेरी किताबें हैं मैंने लिखी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसे पढ़ेगा कौन, कोई पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा। कोई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, और मैं चौंकती रही। अभी भी मैं देखती हूँ ना, जब किताब आती है छप के, बराबर एडिशन आ रहे हैं, तो मैं एडिशन का नंबर देखती हूँ, अच्छा ऐसा है, तो इतने लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम्म, जिनकी मैंने सोचा ही नहीं था कि इसे कोई, इन्हें कोई पढ़ेगा, बस लिख दिया, और लिखना था, प्रकाशक ने छाप दिया, कुछ जी लगा होगा उसे कि इसको छाप देना चाहिए, जी ये जी। जो जो स्त्री गांव की आई है इसे छाप देना चाहिए, तो उसने भी छाप दिया। तो कभी कभी होता है कि जो हम सोचते नहीं है ऐसा भी कमाल हो जाता है। पता नहीं क्या हाँ, हुआ और क्या नहीं। वैसे भी मुझे लगता है स्त्री विमर्शों के चलते अक्सर आप मीडिया में सुर्खी बनी रहती हैं। और ये ऐसा भी माना गया है कि आप जो मन में ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, वो आप इतनी साहसी हैं कि पीछे नहीं हटती। और कई लोग तो कई मंचों से कहते हैं आप मुंहफट भी हैं और एकदम स्पष्ट और साफगोई से जवाब देती हैं। तो लोग कायल भी है इस चीज के कि भाई एक स्त्री होने के नाते उम्मीद नहीं की जाती कि इतनी साहसी होकर कोई महिला सार्वजनिक मंच से ऐसे जवाब दे और बोले। लोगों को खलता भी है, बट फिर भी मुझे लगता है आप प्रेरणा है महिलाओं के लिए। और सिर्फ महिला ही क्यों, मुझे लगता है तमाम ऐसी छात्राएं, लेखिकाएं या साहित्यकार जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो जरूर आपको आज सुन रहे होंगे। और आपकी आपके संघर्षों से, आपके जीवन के अनुभवों से उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कारवां है एक एक लेखिका के तौर पे आपका कभी थमे नहीं और लगातार चलता रहे। दर्शकों को वो तमाम चीजें मिलती रहे जिनकी दरकार है। और ग्रामीण क्षेत्रों में से जहां से आपने इस जंग की शुरुआत की थी, वो जंग की मशाल हमेशा जलती रहे और आप वहां लगातार पहुंचती रहें। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि आप वहां की महिलाओं को, खासकर बुंदेलखंड की महिलाओं को, में आपने जिस तरह की एक साहस भरने का काम किया है, उनके चरित्रों को उठाया है, वो चरित्र कभी फीके ना पड़े, वो कभी मंदे ना पड़े, वो कभी धूमिल ना हो।
तो उन चरित्रों के साथ आप लगातार जीती रहें, नई कहानियां लाती रहें, और मुझे लगता है जिस बेबाकी के साथ आप बोलती रही हैं वो बेबाकीपन दिखता रहे, वो कभी धूमिल ना हो। और जिस साहस के साथ आप बोलती हैं मंचों से, वो साहस हमें प्रेरणा देता है। तो वो उसी प्रेरणा के साथ, उसी तमाम लफ्जों के साथ आपने खूब सारी बातचीत करी आज, हमसे ढेर सारे सवालात भी किए, और बहुत ही सरलता से आपने उसका जवाब दिया। और मैं बार-बार यही कहती हूँ कि बहुत सारा दर्शक वर्ग है, पाठक वर्ग है, जो आपसे इसी वजह से जुड़ा है कि आप इतनी सहृदयी हैं, इतनी सरल हैं कि आसानी से समझ में आ जाती हैं और आसानी से कनेक्ट कर लेती हैं लोगों को। तो आपके लिए कुछ एक शब्द है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, डेडिकेटेड टू यू, आपके साहस को समर्पित ये पंक्तियां, कि जल को बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त नहीं लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री पुष्पा जी, आपने वक्त दिया, अपनी जीवन की तमाम चीजें साझा की, और बहुत आनंद पूर्वक सरलता से आपने हमें चीजों को बताया, और आने वाली पीढ़ी को भी आप बहुत कुछ देकर जा रही हैं। बहुत बहुत आभार। आप न्यूज एट 9, बिहार@9, बिहार स्वाभिमान आंदोलन पेज पर आई, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू। और उम्मीद है एक नई कहानी और एक नई उपन्यास के साथ आप फिर आएंगी और अपनी साहस और अपनी बेबाकी से लोगों को चौंकाएंगी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। ठीक, डीप कर दूंगा।